तो दोस्तों 1 जुलाई को तीन मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होने वाला है। एक ग्लोब सिविल का, दूसरा एलन बैडी का एंड तीसरा कालपत्रु का। ये तीनों जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो 1 जुलाई को ही लिस्ट होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन सब के कंबाइंड लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें लिस्टिंग डे के दिन इन सारे आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। एंड हाँ दोस्तों, ये भी बात करेंगे कि किस में आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए एंड किस में आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको इन सब में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। इसलिए उन सब के भी व्यू को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि किस में आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए लिस्टिंग डे के दिन एंड किस में नहीं लेनी चाहिए। एंड फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए तो शॉर्ट टर्म के व्यू से लेनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के व्यू से हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोब सिविल के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि इस आईपीओ में आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब सिविल के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 35% के आसपास का डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 35% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 5,000 रुपए के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों इस आईपीओ का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 71 रुपए के आसपास था, जबकि इस जीएमपी को देखते हुए ये ऑलमोस्ट 95 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। यानी इस आईपीओ में तो आपको जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या लिस्टिंग डे के दिन खुलते हैं इसको सेल करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करनी चाहिए। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहिए तो इसमें हमारा टारगेट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री या फिर टारगेट के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फंडामेंटल कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि इसके रिव्यू वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो कंपनी है वो एक ईपीसी मॉडल पे काम करने वाली कंपनी है। यानी ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से तो बिलोंग करती है बट ईपीसी मॉडल पे काम करती है, जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो खुद प्रोवाइड करती है। एंड देखा जाए तो अभी इस कंपनी के पास लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन दोनों काफी अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो इसका आरओई प्लस आरओसी दोनों 20% के ऊपर है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं ये जो आईपीओ है वो काफी छोटा आईपीओ है, ऑलमोस्ट 119 करोड़ का। इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको इतना ज्यादा डिमांड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस आईपीओ में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में आपको ऐसा डिमांड दिखाई दे रहा है। सो देखा जाए तो ये 119 करोड़ के आईपीओ में रिटेल के लिए 41 करोड़ का जो कोटा है वो रिजर्व रखा गया है, एचएनआई के लिए 17 करोड़ एंड इवन क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी को इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 60 करोड़ का जो कोटा है वो रिजर्व रखा गया है। यानी इस आईपीओ में 60 करोड़ का जो फंड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड में है एंड केवल 60 करोड़ का ही मार्केट में आपको सप्लाई देखने को मिल जाएगा लिस्टिंग डे के दिन, जो कि मार्केट के लिए एक काफी छोटा अमाउंट है। सो मे भी अगर लिस्टिंग डे के दिन मार्केट अच्छा रहता है तो ये 95 रुपए के आसपास तो लिस्ट हो सकता है। एंड उसके बाद से अगर इस आईपीओ में अच्छा खासा डिमांड आता है तो नियर टर्म में ये जो आईपीओ है वो 120 के आसपास जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि फिलहाल अगर इस कंपनी को आप किसी पीर के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो पी वाई सेटलमेंट होने के बाद ये जो आईपीओ है ऑलमोस्ट 120 के आसपास जाने का कोशिश करेगा। बट हाँ दोस्तों, ओवरऑल मार्केट अच्छा रहता है तभी ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट ओवरऑल वीक रहता है तो इसमें हमें सप्लाई भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बड़ा आईपीओ नहीं है, इसीलिए हमें इस आईपीओ में उतना सप्लाई भी देखने को नहीं मिलेगा। सो हम लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं एंड जिनके पास है वो नीचे के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के वो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। बट जैसा भी होगा दोस्तों, हमें मार्केट को देखते हुए उसी हिसाब से काम करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक ठाक है बट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट काफी ज्यादा है। एंड वही नहीं, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें कंपटीशन भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल मार्केट सही रहता है तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री भी बनाया जा सकता है। सो कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था एंड किस किस को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब अगर बात करते हैं एलन बैडी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास का डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो इस आईपीओ ग्रे मार्केट में दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन भी कोई डिमांड नहीं था, बट अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा आपको 10% के आसपास डिमांड दिखाई दे रहा है, जिससे कि उम्मीद है कि ये जो आईपीओ है कहीं 445 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है, क्योंकि इस आईपीओ का जो ओपनिंग प्राइस रखा गया था वो ऑलमोस्ट 400 के आसपास रखा गया था। सो अगर ये 400 के आईपीओ प्राइस पे 445 पे लिस्ट होता है तब तो इसमें आपको डिसेंट एक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर बात करें कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को खुलते ही सेल करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इसमें हमें वेट करनी चाहिए। यानी क्या शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए।
तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में फ्रेश एंट्री के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको इस कंपनी का काम इस कंपनी के नाम में ही दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल गैस, यानी ये जो कंपनी है अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होने वाले गैसेस को बनाती है। वो या ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर फायर फाइटिंग गैस हो गया। ये कंपनी हर तरह का गैस बनाती है जिसका इस्तेमाल आपको अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। यानी इससे आपको तो साफ समझ में आ गया है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड आपको हर सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। वो या इवन मेडिकल सेक्टर में हो गया या फिर इंडस्ट्रियल फील्ड में हो गया, डिमांड इसका हर जगह आपको देखने को मिलेगा। वहीं फंडामेंटल वाइज प्लस वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका ROE प्लस ROC दोनों जो है वो 15% से ऊपर है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें इसके डेट के बारे में तो फिलहाल इस कंपनी के ऊपर 245 करोड़ का डेट है। एंड इस IPO के बाद ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से देखा जाए तो मैक्सिमम पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। यानी अभी इसका डेट टू इक्विटी 0.32 का है, जो देखा जाए तो IPO के बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री हो जाएगी, जो एक और प्लस पॉइंट होगा इस कंपनी के लिए। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस नीश में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उसमें आपको उतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट एक मोनोपोली जैसी कंपनी है, इसलिए देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। यानी अगर लिस्टेड मार्केट में अगर आप इसका पीर ग्रुप खोजते हैं तो एक लिंडे इंडिया है जो इसके पीर ग्रुप है। यानी इसी की जैसे लिंडे इंडिया भी इंडस्ट्रियल गैस का मैन्युफैक्चर करती है। बट देखा है दोस्तों तो ये जो कंपनी है एलन बेडी, ये मार्केट में सेकेंड टाइम लिस्ट होने जा रही है। हालांकि ये कंपनी पहली बार 2014 में ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी थी, बट फिर से 2017 से 18 के बीच में ये जो कंपनी है मार्केट से डी लिस्टेड हो गई थी। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया था कि ये डी लिस्टेड फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण हुआ था। कंपनी का कहना था कि ये जो डी लिस्टेड है वो वॉलेंटरली डी लिस्टेड है, जिसके बाद से इंटरनल मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत सुधार किया जाएगा। सो ओवरऑल मिला के देखें कि क्या हमें इस IPO में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल अगर इसके GMP में 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 445 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकती है। एंड अगर आप इस कंपनी को लिंडे इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि लिंडे इंडिया के मुताबिक ये जो कंपनी है हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड कंपनी का फंडामेंटल वैल्यूएशन प्लस एक जीरो डेट वाली कंपनी है जो हमें नियर टर्म में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है। इसीलिए अगर ये 445 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो हम मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए इस IPO में शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड इस IPO में जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 500 या फिर 550 का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस IPO का भी डिमांड काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा IPO के बाद भी, क्योंकि इसका जो टोटल इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 852 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 420 करोड़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग हैंड में होगा। एंड बाकी देखा जाए तो उसका सप्लाई हमें इस IPO में देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद भी देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर का इस शेयर में लगभग 81% का हिस्सेदारी रहेगा, जो कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। इसलिए इस IPO में हम मार्केट को देखते हुए फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। अगर मार्केट का मूड माहौल ओवरऑल सही रहा तो एलन बेडी में हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अब हम बात करें कालपत्रु के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो प्राइस पे ये IPO आया था उसी प्राइस पे इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। बट ऐसा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि GMP पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मे भी ये 5% प्लस में भी लिस्ट हो सकता है या फिर 5% के माइनस में भी लिस्ट हो सकता है। मार्केट जैसा होगा इसकी लिस्टिंग वैसा हमें देखने को मिलेगी। इसलिए बात करें कि क्या हमें इस IPO में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए अगर इस कंपनी के काम के बारे में बात करें तो ये कंपनी कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने का काम करती है। हालांकि इसका जो एक और कंपनी है कालपत्रु प्रोजेक्ट, वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है एंड वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। बट अगर बात केवल कालपत्रु का करें तो अभी ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड वही नहीं, लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट है, प्लस वैल्यूएशन भी देखा जाए तो महंगा है। इसलिए फिलहाल इस IPO में फ्रेश एंट्री बनाने का मेरा कोई ऐसा राय नहीं है, क्योंकि इस IPO का टोटल इशू साइज जो है वो लगभग 1590 करोड़ का है। एंड अगर लिस्टिंग गेंस अच्छा नहीं मिलता है तो इस IPO में हमें काफ़ी ज़्यादा सप्लाई देखने को मिल सकता है। बट हाँ दोस्तों, अच्छा बात यह है कि इसमें रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया था। 75% का जो कोटा था वो QIB के पास था। यानी ये भी जो IPO है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। बट अभी हमें इसमें फ्रेश एंट्री को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें आपको कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल हमें इस IPO में फ्रेश एंट्री को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आगे चल के मौका मिलता है, चार्ट पे काफ़ी अच्छा खासा एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है, एक फ्रेश हाई लगाता है, उसके बाद हम लोग इस IPO को फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं।
बट अभी के लिए बात करें तो अभी के लिए हमें फ्रेश एंट्री को अवॉइड ही करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री लेना है आपको तो आप एलन बैडी में ले सकते हैं एंड ग्लोब सिविल में ले सकते हैं। बट जैसा भी होगा दोस्तों, हमें मार्केट को देखते हुए अपना डिसीजन लेना है। हमें कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। जैसा मार्केट रहेगा हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। एंड हाँ, जो लोग भी उसी दिन सेल करना चाहते हैं तो ग्लोब बैडी एंड एलन बैडी के आईपीओ में आपको थोड़ा देर रुक के ही सेल करनी चाहिए, क्योंकि मे भी इन दोनों आईपीओ में अगर अच्छा खासा डिमांड आ जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना बनाए। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का प्राइस देखें, प्री आईपीओ सेशन में ही इसके डिमांड को देखें, उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ का प्री सेशन में ही उसके डिमांड एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। सो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इसके वॉल्यूम प्लस प्राइस को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करें। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन सारे का रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार लिस्टिंग से पहले इन सब के रिव्यू वाला वीडियो को भी जरूर देखें, जहाँ पे हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का रिव्यू का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी आईपीओ मिला हुआ है एक बार उन सब का रिव्यू वाला वीडियो जरूर देख लें। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन तीनों आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन किस आईपीओ में अप्लाई किया है एंड किन किन को किस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन सभी का रिव्यू वाला वीडियो देखना ना भूलें।